नमस्ते दोस्तों और चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 1995 की उस क्राइम थ्रिलर की बात करेंगे जिसका क्लाइमैक्स आज भी सिनेमा के इतिहास का सबसे बड़ा ट्विस्ट माना जाता है। हम बात कर रहे हैं द यूजुअल सस्पेक्ट्स की। ये फिल्म एक पहेली की तरह है जो परत दर परत खुलती है और ठीक जब आपको लगता है कि आप सब कुछ समझ गए हैं, ये आपको एक ऐसा झटका देती है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। फिल्म की कहानी थोड़ी उलझी हुई है जो बार बार आज और अतीत के बीच घूमती है। आज हम इस पूरी कहानी, इसके हर किरदार और इसके सबसे बड़े सवाल कि काइजर सोजे आखिर है कौन। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और पता लगाते हैं कि शैतान की सबसे बड़ी चाल क्या थी। यह कहानी एक फिल्म की शुरुआत को दर्शाती है जिसमें हम एक आदमी को एक शिप पर पड़े हुए देखते हैं। उसका नाम है डीन कीटन। वह एक सिगरेट जलाकर जली हुई माचिस को वहीं पड़े तेल पर फेंक देता है जिससे अचानक आग लग जाती है। उसी समय ऊपर से एक दूसरा आदमी आता है जो आग को टॉयलेट करके उस पर पानी डालता है और आग फैलने से रोक देता है। इस रहस्यमयी आदमी का नाम है काइजर सोजे। फिर काइजर सोजे नीचे उतरता है, डीन कीटन के पास जाता है और उसे गोली मार देता है। इसके बाद हमें एक जोरदार धमाका दिखता है और वहां सब कुछ जल उठता है। इसके बाद कहानी वर्तमान में आ जाती है जहां पुलिस के सामने एक आदमी बैठा है और अपनी कहानी सुना रहा है। उसका नाम है रोजर वर्बल कैंट। अब दर्शकों को कैंट के फ्लैशबैक के माध्यम से 6 हफ्ते पहले की घटनाएं दिखाई जाती हैं। उस समय न्यूयॉर्क पुलिस ने 5 लोगों को एक ट्रक हाईजैक के मामले में गिरफ्तार किया था जिसमें ट्रक गन पार्ट्स से भरा हुआ था। पुलिस ने इन्हें क्यों गिरफ्तार किया इसका पता बाद में चलता है। इन 5 में पहला है डीन कीटन जिसे हमने शुरुआत में देखा था, दूसरा है माइकल मैकमन्स, तीसरा है फ्रेड फेंस्टर, चौथा है टोड हॉकी और 5वां है रोजर वर्बल कैंट जो कि एक अपाहिज है और वर्तमान में यह कहानी पुलिस को सुना रहा है। यह कहानी 5 अपराधियों के इर्द गिर्द घूमती है जिन्हें एक ही सेल में बंद किया जाता है। इन सभी के बीच संवाद चलने लगता है जिससे पता चलता है कि वे उस चोरी के दोषी नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये सभी प्रोफेशनल चोर हैं। ये लोग चोरी डाकू करते हैं और इस गैंग में सबसे होशियार डीन नाम का शख्स है जो सारे फैसले लेता है। डीन की गर्लफ्रेंड ईडी एक वकील है। इस बीच किसी बड़े काम की चर्चा होती है जिसे पूरा करने पर वे आमदनी से मालामाल हो जाएंगे। टोड और रोजर इस काम में रुचि दिखाते हैं लेकिन डीन खुद को इससे अलग बताता है और कोई दिलचस्पी नहीं लेता। कहानी फिर वर्तमान में वापस आती है जहां एक जहाज पर हुई दुर्घटना के बाद जली हुई लाशों को समेटा जा रहा होता है। तभी FBI का विशेष एजेंट जैक आता है और पूछता है कि क्या इस हादसे में कोई बचा है। पुलिस बताती है कि 2 व्यक्ति जिंदा हैं जिनमें से एक आदमी कोमा में है और दूसरे का नाम रोजर है जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जैक रोजर से बात करने की कोशिश करता है लेकिन उसके सीनियर जेफरी उसे मनाते हैं कि रोजर एक गवाह है जिसे सुरक्षा दी गई है, इसीलिए उससे सख्ती न बरती जाए। जैक को शक होता है कि रोजर कुछ छिपा रहा है। जैक बाद में उस कोमा में पड़े हंगेरियन व्यक्ति से मिलता है जो बार बार काइजर सोजे नाम लेता है। इस बीच कहानी फिर फ्लैशबैक में चली जाती है जहां 6 सप्ताह पहले डीन को जेल से रिहा किया गया था। उस समय डीन के इन्वेस्टरों को पता चल गया है कि वह किसी अपराध में फंसा है और वह खुद को हारता हुआ समझता है। उसकी गर्लफ्रेंड ईडी उसे हिम्मत देती है। डीन के साथ ही उसे ठंडा नजरों से देखते हैं लेकिन डीन उस पर ध्यान नहीं देता। अगले दिन रोजर डीन के पास आता है और अगले बड़े काम के लिए मनाने की कोशिश करता है। उन्हें एक टैक्सी सर्विस लूटनी है जिसे कुछ भ्रष्ट पुलिस वाले चलाते हैं जो स्मगलिंग करते हैं। इस लूट में उनके हाथ $3 मिलियन लग सकते हैं। डीन शुरू में नाखुश होता है लेकिन बाद में राजी हो जाता है। टीम रोजर को इस काम के लिए एक योजना बनानी होती है जिसमें कोई घायल ना हो। वे उस स्मगलर से हीरे चुराकर रेडफुट नाम के आदमी को सौंपना चाहते हैं जो पुलिस के भ्रष्टाचार को बेनकाब करने के लिए एक मौका होता है। टीम रोजर की योजना सफल होती है। वे स्मगलर को घेर लेते हैं, हीरे छीन लेते हैं और कार में आग लगा देते हैं। मीडिया को बुलाकर वे पुलिस के भ्रष्टाचार का खुलासा करते हैं जिसके बाद कई पुलिस अधिकारी गिरफ्तार हो जाते हैं। फिर वर्तमान में वापस आकर जैक उस कोमा में पड़े व्यक्ति से जानकारी लेता है। उसका नाम आर्कोश कोवाश है जो कहता है कि जहाज पर कोकीन की तस्करी नहीं हो रही थी। पुलिस को लगा था कि 2 गैंग में $19 मिलियन का सौदा होना था लेकिन तलाशी में कुछ नहीं मिला। उस व्यक्ति ने बताया कि उसने शैतान देखा है जिसका नाम काइजर सोजे है। यही काइजर सोजे वह शख्स था जिसने कहानी की शुरुआत में कीटन को मारते हुए दिखाया गया था। जैक सोजे का स्केच बनवाता है जिसकी मदद से जांच आगे बढ़ाई जाएगी। डेव
जो रोजर से कहता है कि डीन ने सभी को धोखा दिया है। रोजर सोचता था कि डीन उनका साथी था, लेकिन डेव के मुताबिक डीन किसी का दोस्त नहीं था और शायद अभी भी जिंदा है। रोजर कहता है कि डीन मर चुका है। तब डेव जवाब देता है कि अगर सच साबित करना है तो सब कुछ विस्तार से बताओ। रोजर यह बताता है कि उनका पिछला काम वकील कोबायाशी के कहने पर हुआ था। इसके बाद कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां लॉस एंजल्स की सड़कों पर दृश्य खुलते हैं। वे लोग टैक्सी सर्विस से लूटी गई चीजें बेचने आए हैं। रेडफुट नाम का एक आदमी इन चीजों को खरीदता है और पैसे देता है। रेडफुट उन्हें प्रशंसा करता है और एक और बड़ा काम देता है। डीन शुरू में मना करता है, लेकिन फिर वे काम के बारे में जानने को तैयार होते हैं। रेडफुट बताता है कि एक ज्वेलर लॉस एंजल्स आ रहा है जिसके पास भारी कैश है और वे ज्वेलर को लूट लें। कैश उनके लिए होगा, बाकी बचा माल रेडफुट का होगा। काम की शर्तें सुनकर वे तैयार हो जाते हैं। अगले दिन वे पार्किंग लॉट पहुंचते हैं, जहां ज्वेलर बॉडीगार्ड्स के साथ आता है। उनकी भिड़ंत होती है। बॉडीगार्ड्स फ्रीड और टॉड को पकड़ लेते हैं, लेकिन माइकल बॉडीगार्ड्स को मार देता है। दूसरी ओर डीन ज्वेलर को हथियार की नोक पर रखता है और ब्रीफकेस देने को कहता है। ज्वेलर ब्रीफकेस नहीं देता, तब रोजर गोली चला देता है और वे ब्रीफकेस ले भागते हैं। जब ब्रीफकेस खोला जाता है तो उसमें कैश नहीं बल्कि ड्रग्स मिलते हैं। यह देख सभी झन्ना जाते हैं। गुस्से में मैक मैनर्स तो रेडफुट को मारने ही वाला था, लेकिन डीन उसे रोकता है और कहता है कि वह बाद में अपना तरीका अपनाएगा। रेडफुट आने पर डीन उन पर भड़क उठता है कि झूठ बोला गया, पैसे की बजाय ड्रग्स मिले। रेडफुट बताता है कि यह जानकारी उसे भी एक वकील ने दी थी, जिसके बारे में उसे भी पूरी जानकारी नहीं है। डीन तय करता है कि वह वकील से मिलेगा। फिर कहानी वर्तमान में लौटती है। पुलिस स्टेशन में डेव को बताया जाता है कि जहाज की पूरी तलाशी ली गई, लेकिन कहीं ड्रग्स नहीं मिले। $19 मिलियन की डील का रहस्य अब भी अंधकार में था। वह उस हंगेरियन गैंगस्टर के बारे में सुनता है जो लगातार काइजर सोजे का नाम ले रहा था। जैक सारी बातें डेव को बताता है। डेव रोजर से पूछता है कि काइजर सोजे कौन है। रोजर नाम सुनकर अपने सिर पर हाथ रख लेता है। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां टीम रोजर एक कमरे में लॉयर का इंतजार कर रही होती है, जो कोबायाशी नाम का आदमी है। कोबायाशी बताता है कि वह काइजर सोजे के लिए काम करता है, जो एक खौफनाक क्राइम लॉर्ड है। कोबायाशी कहता है कि काइजर सोजे इस दुनिया का ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम सुनते ही अपराधी बच्चे को डर लगता है, पर कोई भी उसे कभी नहीं देख पाया। वे लोग एक योजना पर काम कर रहे हैं जिसमें काइजर सोजे के दुश्मन की $19 मिलियन की ड्रग डील एक जहाज पर होने वाली है, और टीम रोजर का काम उस सौदे को रोकना है ताकि काइजर सोजे का विरोधी कमजोर हो जाए और टीम को इनाम में भारी रकम मिले। कोबायाशी सूटकेस लेकर आता है जिसमें टीम रोजर के सभी सदस्यों की पिछली क्राइम फाइलें होती हैं। यह दर्शाता है कि काइजर सोजे कितना शक्तिशाली है और उससे बच पाना नामुमकिन है। टीम रोजर समझ जाती है कि वे सोजे से नहीं बच सकते और उनकी लड़ाई अब और भी जटिल हो गई है। कहानी के इस पड़ाव पर सभी सोच में डूब जाते हैं कि आखिरकार काइजर सोजे कौन है। कुछ कहते हैं कि काइजर सोजे कोई असली शख्स ही नहीं है, ये बस लोगों को डराने का एक तरीका है। दूसरों का मानना है कि यह पुलिस वालों की कोई चाल है। इस बीच कहानी वर्तमान में लौटती है, जहां डेव रोजर से पूछता है कि आखिर काइजर सोजे कौन है। रोजर जवाब देता है कि शैतान की सबसे बड़ी चाल यही है कि उसने पूरी दुनिया को विश्वास दिला दिया कि शैतान जैसे कोई नहीं होता। काइजर सोजे भी वैसा ही है। रोजर बताता है कि उसने कई कहानियां सुनी हैं सोजे के बारे में, लेकिन जो कहानी सबसे सच्ची लगती है वह ये है कि एक दिन सोजे के सारे दुश्मन उसके घर घुस आए। उन्होंने उसके परिवार को बंधक बनाया, उसकी पत्नी का अत्याचार किया। जब सोजे वहां पहुंचा तो दुश्मनों ने उसके बेटे को मार गिराया और धमकाया कि अपनी सारी संपत्ति उनके नाम कर दे, तभी वे उसकी बाकी फैमिली को छोड़ देंगे। रोजर आगे बताता है कि सोजे ने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और दर्द और क्रोध में अपने ही हाथों से अपनी पत्नी और बच्चों को मार डाला, जिससे वे दर्द में ना रहें। फिर उसने उन सभी दुश्मनों को भी मौत के घाट उतार दिया जो उसके घर में थे। आखिरी बंदे को जानबूझकर जिंदा छोड़ा ताकि वह बाहर जाकर यह कहानी फैला सके। परिवार का अंतिम संस्कार करने के बाद सोजे ने अपने दुश्मनों के घर, कारोबार और परिवार के सभी लोगों को निशाना बनाया, उनके घरों में आग लगाई, हर किसी को खत्म किया। इसके बाद वह रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। कोई नहीं जानता कि काइजर सोजे की असली पहचान क्या है, वह कैसा दिखता है, लेकिन वह सब कुछ जानता है, यहाँ तक कि रोजर के बारे में भी। रोजर कहता है कि काइजर सोजे जानता है कि वह यहाँ है और जब वह बाहर जाएगा तो सोजे उसके पीछे आ सकता है। रोजर की यह कहानी सुनकर
डेव कुछ पल के लिए चुप हो जाता है और फिर आगे की बात जानने के लिए उत्सुक होकर पूछता है कि उसके बाद क्या हुआ। रोजर बताता है कि फ्रेड, जो उनकी टीम का हिस्सा था, डरने लगा था। वह कैजर सोजे के लिए काम नहीं करना चाहता था। उसने हीरे की बिक्री से मिली रकम का हिस्सा लेकर भाग जाने की ठानी, लेकिन सोजे के लोग उसे पकड़कर मार डालते हैं। यह खबर माइकल तक पहुंचती है, जिसे यह बात बेहद दुखदाई लगती है, क्योंकि फ्रेड उसका बचपन का साथी था और वे पिछले 5 साल से साथ काम कर रहे थे। इस हादसे के बाद माइकल ने कोबायाशी को खत्म करने का फैसला किया और पूरी टीम वर्बल उसके साथ हो जाती है। इसके बाद वे सब मिलकर एक ठोस योजना बनाने के लिए अपने ठिकाने की ओर बढ़ते हैं। टीम रॉजर खुद को मेंटेनेंस कर्मचारियों का भेज दिया और चारों ओर फैल गए। मैक ने लिफ्ट का इंतजार किया। जैसे ही कोबायाशी अंदर आया, उसने तुरंत उसके 2 बॉडीगार्ड्स को निशाना बना दिया। फिर हम सभी ने कोबायाशी को 20वीं मंजिल पर लेकर जाना शुरू किया। डीन ने उसे चुनौती देते हुए कहा कि वे जानते हैं कि कैजर सोजे सच में कोई नहीं, बस एक दुष्ट चाल है और उसे अब सारे खेल खत्म कर देने चाहिए। अगर वह ऐसा करेगा तो उसे जिंदा छोड़ दिया जाएगा। कोबायाशी ने ठंडे स्वभाव से जवाब दिया कि कुछ भी खत्म नहीं होने वाला। काइजर सोजे अपने फैसले से कभी नहीं हटता। इस बात पर मैक ने बंदूक निकाल ली। गोली चलाने वाला था कि कोबायाशी ने कहा, क्या तुम मेरी आखिरी मुलाकात पूरी करने दोगे? मेरी आखिरी मीटिंग ईडी के साथ है। डीन गुस्से में फट पड़ा और आरोप लगाया कि वह झूठ बोल रहा है। कोबायाशी फिर उन्हें ऊपर ले गया जहां ईडी खड़ी थी। उसने बताया कि ईडी के साथ हमेशा एक आदमी रहता है जो उसकी सुरक्षा करता है। अगर उसके साथ कुछ हुआ तो वह ईडी को निशाना बनाएगा। कोबायाशी ने स्पष्ट कहा कि अब उन्हें दिमाग लगाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वे नहीं जानते कि कैजर सोजे असल में कौन है। जाकर आराम करो और काम की तैयारी करो। तय हुआ कि वे उस बंदरगाह पर पहुंचेंगे जहां जहाज आने वाला है। उन्होंने सावधानी पूर्वक योजना बनाई कि कैसे वे बचकर निकलेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी तय किया कि काम सफल होने के बाद वे पैसों की गाड़ी का इंतजार करेंगे और तभी हमला शुरू करेंगे, ताकि अगर बच निकलें तो उनके पास भारी रकम हो। यह योजना सबको मंजूर हो गई। आगामी दृश्य में वह जहाज दिखाई देता है जहां डील होने वाली थी। छत पर माइकल गन लेकर तैयार खड़ा है। इसी दौरान डीन रोजर से कहता है कि वह बाहर ही रहे। यदि वे सब मारे गए तो रोजर यह वैन लेकर ईडी के पास जाएगा और सारी जानकारी उसे देगा, क्योंकि वह काफी चालाक लड़की है और आगे की योजना समझ सकती है। यह कहकर डीन आगे बढ़ता है और जहाज के करीब पहुंच जाता है। वहीं डीन को घेरने वाले गैंगस्टर उसकी गतिविधियों को लेकर सवाल उठाते हैं, लेकिन तभी स्नाइपर ने दूर से गोलीबारी शुरू कर दी। इस भटकाने के कारण गैंगस्टर ध्यान बटाते हैं, जिसका फायदा उठाते हुए टोड जहाज पर बम लगाकर भाग जाता है। बम विस्फोट के बाद गोलीबारी शुरू होती है और जो गैंगस्टर डीन को घेर रहे थे उनमें से 3 मारे जाते हैं। बाकी भी वहां समाप्त कर दिए जाते हैं। धीरे धीरे पूरी टीम जहाज के अंदर जाकर बाकी दुश्मनों का सफाया करती है। फिर टोड जहाज के बाहर एक गाड़ी के पास जाता है और गाड़ी का डिब्बा खोलता है, जिसमें भारी मात्रा में पैसा होता है। ये देखकर वह खुशी से भर जाता है, लेकिन पीछे से अचानक गोली लगती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। शिप के अंदर डिक और को जहाज की तलाशी ले रहे होते हैं। थोड़ी देर में वे डीन के पास आते हैं और पूछते हैं, कहीं ड्रग्स तो नहीं मिली? डीन तलाशी के बाद गुस्से में कहता है कि जहाज में कहीं भी ड्रग्स नहीं है। वह समझ नहीं पा रहा कि असली योजना क्या थी। वह सभी को वहां से निकलने का आदेश देता है। बाहर निकलते समय रोजर बंदूक लेकर जहाज की ओर आता है। डीन उसे अंदर आने के लिए कहता है। उसी समय माइकल बाहर आता है और डीन से बताता है कि बेहद तनावपूर्ण स्थिति थी, लेकिन तभी वह जमीन पर गिर जाता है। डीन देखता है कि उसके सिर पर किसी ने कुल्हाड़ी मारी है। तभी ऊपर से अचानक गोली चलती है जो डीन को लगती है और वह गिर जाता है। इस दौरान रोजर एक रहस्यमय व्यक्ति को देखता है जो धीरे धीरे डीन के सामने आता है। वह शख्स कैजर सोजे होता है। सोजे 2 गोलियां चलाता है और मामला गंभीर हो जाता है। फिर कहानी दोबारा वर्तमान में पहुंच जाती है। हम जैक को देखते हैं जो डेव के पास आता है और कहता है कि उस जहाज पर एक और आदमी था जिसका नाम था हुजूर। बोट ब्लास्ट होने से पहले हुजूर को किसी ने पानी में फेंक दिया था। हमें उसकी लाश मिली है। ईडी उस आदमी का केस लड़ रही थी। इन बातों को सुनने के बाद डेव रोजर के पास जाता है और कहता है कि उस जहाज पर कोई ड्रग्स नहीं था। आखिर तुम लोगों को वहां बुलाया क्यों गया था? तब रोजर कहता है कि नहीं, वहां शायद ड्रग्स था। और तभी मूवी का पहला प्लॉट खुलता है। डेव बोलता है कि असल में उस शिप में कोई कोकीन था ही नहीं, बल्कि वहां पर एक आदमी की डील हो रही थी। असल में वह एक गवाह था जिसका नाम था हुजूर, जिसने सोजे को देखा था और यह सारी प्लानिंग सोजे ने उस आदमी को मारने के लिए की थी। इसके बाद हम वापस से फ्लैशबैक के उसी 5 सीन पर जाते हैं और
और तभी हम देखते हैं कि किसी ने उस हुजूर को मार दिया है जिसकी डील होनी थी, पर मारने वाले का चेहरा नहीं दिखाया जाता। ये सब देखकर वॉर्बल वहां से भागने वाला था कि तभी उसे एक गोली की आवाज सुनाई देती है और वह जाकर कुछ बॉक्स के पीछे छिपकर सब कुछ देखने लगता है। यह वही सीन है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जहां कीटन को मार दिया जाता है। अब वर्तमान समय में यह सब सुनने के बाद डेव मूवी का दूसरा प्लॉट रिवील करता है। डेव बोलता है कि असल में डीन ही सोजे हैं। डीन पहले एक पुलिस ऑफिसर था, पर वह एक बहुत ही करप्ट पुलिस ऑफिसर था और अपनी ड्यूटी के दिनों में भी कई बार हत्या के लिए दोषी पाया गया था, पर हर बार वहां मौजूद गवाहों की मौत हो जाती थी जो कि गवाही नहीं कर रही थी। बाद में उसे 5 साल की जेल हुई और वहां भी उसने 3 लोगों को मार दिया, पर डेव कभी भी उन 3 लोगों की मौत को एक हत्या साबित नहीं कर पाया। बाद में अपनी खुद की मौत का भी झूठा नाटक किया और सारे चार्ज और पुलिस से बचकर निकल गया। और अब डेव को लगता है कि डीन अभी भी जिंदा है और वह फिर से अपनी मौत का नाटक कर रहा है और असल में डीन ही काइजर सोजे हैं और उसने स्टार्टिंग में सभी का इस्तेमाल किया ताकि वे काइजर सोजे को देखने वाले इकलौते गवाह को भी मार सके। अपने साथ इस धोखे से वॉर्बल टूट जाता है। असल में शुरुआत में रोजर डीन को एक अच्छा दोस्त और अच्छा इंसान समझता था, पर अब इस धोखे से उसे बहुत बुरा लगता है और फिर वह बताता है कि असल में शुरुआत से सारे प्लान डीन ने ही बनाए थे। धीरे धीरे चोरी करने का प्लान भी डीन का ही था और अब हमें पता चलता है कि रोजर ने डीन को मरते हुए नहीं देखा था, बल्कि उसने बॉक्स के पीछे से सिर्फ गोली चलती देखी थी और वही धमाका देखा था जिसे हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। इसके बाद डेव रोजर को सरकारी गवाह बनने को बोलता है, पर रोजर पुलिस वालों को गाली देकर मना कर देता है। असल में उसे अभी भी बहुत बड़ा धक्का लगा था और अब वह पुलिस की कोई मदद नहीं करना चाहता था। अब तक 2 घंटे पूरे हो चुके थे और रोजर को बेल भी मिल गई थी, तो वह बाहर जाने लगता है। ठीक उसी समय पुलिस स्टेशन की फैक्स मशीन एक स्केच निकालती है। ये स्केच अस्पताल में भर्ती हंगरी के मोबस्टर आर्कोश कोवाश के बयान पर बनाया गया है, जिसने काइजर सोजे को देखा था। रोजर की जमानत हो जाती है। पुलिस उसे उसका सामान लौटाती है, एक सोने की घड़ी और एक सोने का लाइटर। वर्बल दुखी चेहरा बनाकर ऑफिस से बाहर निकलता है। वो लंगड़ाते हुए धीरे धीरे चल रहा है। डेव अपनी जीत का जश्न मनाते हुए कॉफी पी रहा है। अचानक उसकी नजर ऑफिस में लगे नोटिस बोर्ड पर पड़ती है। वो बोर्ड पर लिखे शब्दों को पढ़ता है। रेडफुट, एक असल अपराधी का नाम, एक कप बनाने वाली कंपनी का नाम कोबायाशी पॉटरी, स्कॉकी इलिनॉइस एक शहर का नाम। उसे एहसास होता है कि रोजर ने अपनी पूरी कहानी इसी नोटिस बोर्ड पर लिखे नामों और जगहों से बनाई थी। फेंस्टर, कोबायाशी, रेडफुट, ये सब नाम उसने वहीं से उठाए थे। डेव के हाथ कांपने लगते हैं। उसका कॉफी का कप हाथ से छूटकर जमीन पर गिरता है और टूट जाता है। ठीक उसी पल फैक्स मशीन से निकला स्केच उसके पैरों पर आकर गिरता है। वो उसे उठाता है। स्केच में बना चेहरा किसी और का नहीं बल्कि खुद रोजर वर्बल कैंट का है। काइजर सोजे, डेव चिल्लाता है। सीन बाहर कट होता है। रोजर वर्बल कैंट पुलिस स्टेशन से बाहर सड़क पर चल रहा है। अचानक उसका लंगड़ाना बंद हो जाता है। वो बिल्कुल सीधा चलने लगता है। उसका मुड़ा हुआ हाथ भी सीधा हो जाता है। वो अब कमजोर रोजर वर्बल कैंट नहीं बल्कि एक खूंखार और आत्मविश्वासी इंसान लग रहा है। एक काली गाड़ी उसके पास आकर रुकती है। गाड़ी कोबायाशी चला रहा होता है। रोजर वर्बल कैंट गाड़ी में बैठता है और गाड़ी भीड़ में गायब हो जाती है। डेव पागलों की तरह स्टेशन से बाहर भागता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। शैतान उसकी नाक के नीचे से निकल गया था और उसकी सबसे बड़ी चाल कामयाब हो गई। तो अंत में पता चलता है कि कमजोर, लंगड़ा और बातूनी वर्बल किंट ही असल में काइजर सोजे हैं। उसने पूरी कहानी उसी वक्त अपने दिमाग में गढ़ी जब वो डेव के ऑफिस में बैठा था। उसने डेव को वही कहानी सुनाई जो वो सुनना चाहता था कि डीन कीटन ही असली मास्टरमाइंड है। उसने खुद को एक कमजोर गवाह के तौर पर पेश किया ताकि कोई उस पर शक ही न करे। उसने ये सब क्यों किया? सिर्फ एक मकसद के लिए, उस गवाह को खत्म करना जो उसे पहचान सकता था। उसने 5 अपराधियों को इकट्ठा किया, उन्हें एक दूसरे से लड़वाया और आखिर में सबको खत्म कर दिया ताकि कोई सुराग न बचे। वो सोने का लाइटर और घड़ी जो वर्बल को वापस मिली वो वही थी जो हमने फिल्म के शुरू में काइजर सोजे के हाथ में देखी थी। सबसे बड़ा सुराग हमारी आंखों के ठीक सामने था। ये फिल्म धोखे की कला पर एक मास्टर क्लास है। ये दिखाती है कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं और सबसे बड़ा झूठ अक्सर सबसे आसान सच के पीछे छिपा होता है। तो
तो दोस्तों ये थी अनयूजुअल सस्पेक्ट्स की दिमाग घुमा देने वाली कहानी। और आपको क्या लगता है, क्या कीटन को आखिरी पल में पता चल गया था कि वर्बल ही सोचे हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और मजेदार मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।